बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी अटेंड में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। कोशिश कीजिए अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ कीजिए। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें और खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तभी आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को खुश रख सकते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं आपके लिए मेरे ख्याल से बड़ी हेल्पफुल होती है, सेहत अच्छी रहती है। अब जैसे कल मैं थोड़ा सा खुश हो गई, आई वॉज इन द किचन और मैंने देखा इस हाकदार से आए हैं तो पेट्रोल की कीमत कम होने लगी है। सो ऐलान ये किया गया कि एज़ इट इज़ रहेंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। चलो खुशी से ही छोटी सी थोड़े टाइम के लिए आप खुश तो हुए। तो ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन अगेन यही है कि आप खुशियाँ अगर बांटेंगे तो वो पलट कर आपकी तरफ आएंगी। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। आपकी बर्थडे हमने विश करनी है 11:05 पर। मेहमान भी आएंगे हमारे पास, लेकिन सबसे पहले आज की खबरें। शरपसंदों का जेल में ट्रायल, अदालत रोजाना समाअत करेगी। पंजाब का आइंदा 4 माह का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी मंजूरी दी। प्राइवेट वेयर हाउस से लेस्को का करोड़ों का सामान बरामद। कॉन्ट्रैक्टर और इंसुलेटर्स, केबल समेत दीगर सामान शामिल। रेलवे का खसारा 46 अरब 76 करोड़ से तजावुज कर गया। सो खबरें आप जान चुके हैं, हमने चलना है जी खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमें इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। पहली खबर की तरफ हमने बढ़ना है और पहली खबर है अदालत की जानिब से अब रोज़ाना समाअत की जाएगी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ और मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने का फैसला किया गया और इसके लिए स्पेशल हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सीएम साहब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस ने अब तक क्या पेशरफ्त की वो हम इरफान से जानेंगे। इमरान, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, कैसे देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो ट्रायल होगा, समाअत होगी, कितना एक्टिवली इस पर मज़ीद काम होना चाहिए? देखिए ना, माजी में भी ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें दहशतगर्दों और शरपसंदों के जो ट्रायल हैं वो जेल के अंदर जो है वही किए जाते हैं। इनके साथ भी यही होगा, चूँकि 9 मई का जो वाक़या है नो डाउट उससे हमारी जगह साई हुई। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है ये तनकीद की जाती रही कि जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी हैं वो अपनी ही तनसीबात को जो है वो शिकार करते हैं। और यही सूरत हाल हुई कि यहाँ से जो रही सही हमारी मईशत थी उसका भी बेड़ा गर्क इस तरह हुआ कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर वो भी वापस जाना दोबारा से शुरू हो गई। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि इनके ट्रायल जो है शरपसंदों के जेल के अंदर होंगे। उस पर होगा क्या कि ऑब्वियसली इन शरपसंदों के जो अपने वकला हैं जो इन्होंने हायर कर रखे हैं वो भी वहाँ पर होंगे, सरकारी वकला भी वहाँ होंगे और समाअत जो है वो डेली बेसिस पर हुआ करेगी। होना भी चाहिए और हम पहले भी ये कहते हैं कि जो कसूरवार हैं उनको कटहरे में जो है वो लाना चाहिए और करार वाक़ई सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई पाकिस्तान के इदारों और जो तनसीबात हैं उनको नुकसान जो है वो ना पहुंचाए। लेकिन इसमें ये बात भी ज़रूरी है कि नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बेकसूर हैं उनको घर जाने देना चाहिए। और यही बात जानना चाहूँगी इरफान, बहुत सारे लोग जो मुतासर हो रहे हैं, जिनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, जिनका कसूर नहीं है, उनको भी लेके आया जा रहा है। मुझे बताइएगा क्या SOPs हैं, किस तरह से किन लोगों को शक की बुनियाद पर बुलाया जा रहा है या उठाया जा रहा है, इसके लिए हिकमत अमली क्या है और किस तरह पूछगछ करके उनको छोड़ा भी जा रहा है? अना देखिए, अगर आपको ओवरऑल इसकी सिचुएशन बताएं तो लाहौर समेत लाहौर में 14 FIRs हैं। पंजाब भर में अगर FIRs की तादाद देखी जाए तो ये 52 हैं जो दहशतगर्दी दफ़ात के तहत दर्ज हैं। दूसरी FIRs भी हैं जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं है, वो सेपरेट है, लेकिन असल फोकस उन 52 FIRs के ऊपर है जो जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। और वो हैं जो जना हाउस के ऊपर हमला किया गया, मियाँ वाली में PAF बेस के ऊपर हमला किया गया, GHQ में हमला किया गया। ये वो मेन जो पॉइंट्स हैं जिनकी FIRs के ऊपर जो है वो तमाम के तमाम इदारे, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, तमाम का इस वक्त फोकस है
कोकेन के जो मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर हम आपको फिगर्स बताएं तो 1000 से कुछ ज़्यादा लोग हैं जो नॉमिनेटेड हैं FIRs के अंदर, इन 52 FIRs में। फिर उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो नामालूम थे, लेकिन उनकी पॉइंटेशन होना शुरू हो गई। हमने 2 रोज़ पहले भी इसकी जो न्यूज़ फाइल की कि 3982 अफराद ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाई थे, नामालूम थे, लेकिन अब वो उनकी शनाख्त हो चुकी है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। रही बात आप जैसे कह रही हैं कि उन लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है जिनका कसूर नहीं है, तो वो ऐसे लोग हैं क्योंकि जियो फेंसिंग का अमल जब किया गया उन पॉइंट्स के ऊपर से, जैसे PF बेस के ऊपर हमला हुआ या GH के ऊपर हमला हुआ या जना हाउस पे हमला हुआ, तो यहाँ पे जियो फेंसिंग के अंदर जितने भी नंबर्स आ गए उनको पूछगिछ के लिए जो है वो उनको एक दफ़ा पुलिस के सामने आना पड़ेगा, पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। और इसी की वजह से अगर वो बेगुनाह होगा तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। इस बात की जो क्लियर डायरेक्शंस हैं वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ कानून नाफ़िज करने वाले इदारों की जानिब से जो आला अहदेदार हैं उनकी जानिब से दी गई है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका कसूर नहीं है उसको जो है वो बेजा तंग ना किया जाए, उनसे बाज़पूछ ज़रूर की जाए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। आप देखिए उसके जना हाउस के हमले की अगर हम बात करें तो जना हाउस के पास आपको शॉपिंग मॉल भी नज़र आता है। फिर उसके साथ साथ वो ऐसा रशी एरिया है जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का एक बड़ा सोर्स है, मुख्तलिफ दफातर हैं वहाँ पे, तो उन लोगों ने आना जाना भी होता है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद वहाँ पे लोग स्ट्रक भी हो गए, कुछ लोग जो ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि मॉब वहाँ पे आया, कुछ लोग देखने के लिए रुक गए। तो ये तमाम लोग वेरीफाई होंगे, इनकी स्क्रूटनी होगी, इनको वेट किया जाएगा और जो लोग बेगुनाह होंगे उनको कुछ नहीं होगा। असल इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एक तो मरकज़ी किरदार जो हैं वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सके। 4 देखे मेन करैक्टर हैं जिसमें हसन न्याजी है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल है, जिसमें हम्माद अज़हर है, फिर उसके साथ शेख इम्तियाज़। ये 4 मेन करैक्टर हैं जो अहदेदार भी थे उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट भी थे। ये लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए, हो गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर गए हैं? तो यहाँ पे ना अना देखे हैं यहीं पे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं कि इनको कुछ ऐसे लोगों की भी हेल्प बीच में थी जिनकी वजह से जब इनके ठिकानों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो वो इंफॉर्मेशन लीक होती थी। अच्छा। और इसी वजह से ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब भी हो जाते थे। अब भी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब से बाहर भी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है उनकी ट्रेस करने के लिए। कल आपने देखा होगा कराची से एक जो मेजर रिटायर्ड थे, जनरल रिटायर्ड थे, उनकी जो अहलिया हैं उनको हिरासत में लिया गया क्योंकि वो बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रही थी। कराची एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया गया। उनका भी इसी तरह जियो फेंसिंग के अंदर नाम आया था। अब ये है कि उनको लाहौर लाया गया है, उसके बाद मुख्तलिफ जो CCTV कैमराज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन के दीगर प्रोसेस हैं, उनको देखा जाएगा। अगर उनका कसूर नहीं होगा तो वो जो रिलीज़ हो जाएंगी, कोर्ट में पेश किया गया। जो लोग सामने नहीं आ रहे, जो लोग इन चीज़ों से छुप रहे हैं, हम लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत वक्त की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये क्लियर डायरेक्शंस हैं कि कोई भी ऐसा बेगुनाह शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। असल इशू वहाँ पे आ रहा है जब वो एक 855 लोग हैं जिनकी अभी तक जो गिरफ्त में नहीं आ सके, उन 855 लोगों की गिरफ्तारियों के लिए जब पुलिस उनके सेल नंबर पे दिए गए जो राब्ते थे, उनके सेल नंबर पे दिए गए जो एड्रेसेस थे, उन पे जब कार्रवाई करती है तो एक पैनिक वाकई लोगों में क्रिएट होता है कि पुलिस आ गई, वो लोग सामने नहीं आ रहे। अगर उनका कसूर नहीं है तो उनको खुद भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए, सामने आए, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इस तरह के वाकयात को छोड़ दिया तो फिर आगे मजीद इस तरह के वाकयात होंगे, इसलिए इसको मिसाल बनाने की ज़रूरत है। खैर, CM साहब ने तो वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं। एक और वाज़ेह अहकाम CM साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी किए गए हैं। वो कहते हैं कि तारीखी इमारतों के अतराफ तजावुज़ात का सफाया होगा, बहुत मुश्किल टास्क है। इमरान, देखिए है ना, ये बात तो हम कई बार कह चुके हैं कि मुझे जर्नलिज्म में ना 18 साल हो गए हैं। आप यकीन जाने कि डे 1 से लेके आज तक यही बेसिक इशू जो है ना वो लाहौर का रहा। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, अगर बाजारों मार्केटों में चले जाएं तो वाकई ना समझने वाली बात है। लेकिन अब आज तारीखी मकामात की तरफ, कुछ पॉइंट डेजिग्नेटेड जो हैं, अगर वहाँ पर फोकस कर लिया जाए तो पॉसिबल नहीं। आप सही बात कहती हैं। देखें, CM पंजाब जो है ना, उन्हें भी इस चीज़ का इदराक है, उन्हें भी मसला पता है कि असल इशू है कहाँ।
असल इशू उनकी तरफ से नहीं है जो तजावज़ात कायम करते हैं, और ना ही उनकी तरफ से हैं जो जिनकी इमारतों दुकानों के आगे तजावज़ात जो है रोड पर करवाई जाती हैं। असल इशू जी बिल्कुल, असल इशू जो है ना तारीखी इमारत, उसका हुस्न जो बर्बाद किया ना वो मुतलका जो टाउन इंतजामिया होती है ना, उन्हीं ने बेड़ा गर्क किया हुआ। होता क्या है लगा ली जाती हैं, ठेले कि जब ऑपरेशन होना माजरत के साथ अगर ये कहेंगे ना कि कहीं मैं बैठकर जिला इंतजामिया को बता भी दूं, तो मैं इनको बता भी दूंगा कि आपके कौन कौन से बंदे जो हैं वो कितना कितना पैसा रेडी वालों से लेते हैं। 500 रुपया डेली का रेडी वालों से लेते हैं। 500 तो बड़ा कम रेट बता दिया ये तो आपने कोई 3 साल पहले डेली का एक रेडी से 500 रुपया जो है ये लेते हैं। और आप ये यकीन जाने कि तारीखी इमारत का हुस्न जो है बर्बाद क्यों ना हो। सिर्फ तारीखी इमारत ही नहीं, लाहौर की अहम शाहराएं जिनमें आप माल रोड देख लें, आप गौसल आजम रोड, जेल रोड देख लें, आप फिरोजपुर रोड देख लें, शहर की कोई भी शाहराह ले लें, आपको वहां पर तजावजात नजर आएंगी। और अंदरून शहर वाली जो तारीखी इमारतें हैं, मेरा नहीं तो ख्याल छोड़ ही वहां से देना। तजावुजात अल्लाह आप खुद अंदरून में रही हैं, आपको तो वहां है, वहां पर नक्शे के Possible बगैर प्लाजे जो हैं वो खड़े हो जाते ऐसे हैं ही। और आपकी इंतजामिया आती है कहती है आपने इन बाइलाज की खिलाफवर्जी की है, फाइन दे दें। ओ भाई, आपने फाइन जो लिया है आप उसको दोबारा फिर नए प्लाजे ऐसे ना बनने दें ना, जिनसे आपने फाइन वसूल किया है, कोई आप सजाएं रखें। और यही सूरत हाल आपकी लाहौर में पार्किंग की है कि जब कोई प्लाजा जो है वो पार्किंग बाइलाज की खिलाफवर्जी करता है तो आप क्या करते हैं, उससे पार्किंग बाइलाज की जुर्माना आयद करते हैं। अगर आपने उससे वो जुर्माना लिया है कि इसमें पार्किंग के लिए स्पेस नहीं छोड़ी और वो आपने हैवी फाइन जो उससे लिया है, उसके मुतबादिल आप वहां पर कोई और पार्किंग स्पेस जो है वो फराहम कर दें लोगों को ना। आपने फाइन तो ले लिया प्लाजे वाले से। सो ये सारी चीजें जो है ना ये लाजम मलजूम है, दोनों तरफ से जो है ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से तो थप्पड़ पड़ता है। हाँ। तो ये मिली बगल के साथ जो है ना ये होता है। और तारीखी इमारत का हाल भी यही है। आप शालामार बाग देख लें, आप बादशाही अल्लाह का शुक्र है कि बादशाही मस्जिद जो है ना वो वॉल सिटी की तरफ से थोड़ा सा जो है वो सख्ती की गई तो ये हो गया, लेकिन अभी भी आप शालामार बाग चले जाएं, आपको शालामार बाग के तीनों इतराफ, मैं फ्रंट की बात नहीं कर रहा, फ्रंट पे तो वार्डन्स खड़े होते हैं, बाकी उसके तीनों इतराफ मंडियां लगती हैं। एक तरफ जानवरों की, परिंदों की मंडियां लगती हैं। मैंने एक हफ्ता कबल वहां पर सुबह 6 बजे विजिट किया। आप यकीन जाने वहां पर ऐसे था जैसे संडे बाजार लगा होता है। मुर्गियां बिक रही हैं, बकरे बिक रहे हैं, गायें बिक रही हैं, परिंदे बिक रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया कि ये मैं किस जगह पर आ गया। इस पर फिर आपका काम करना एक और वो दीवारें भी मुतासिर हो रही हैं। वो शालीमार बाग की दीवारें भी जो है वो, क्योंकि वहां पर उन्होंने कील जो है वो ठोके हुए, उनकी तारीखी दीवारें हैं और उसको वो खराब कर रहे हैं उसकी सूरत हाल को। और ये मुतलका टाउन की जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। ये आने से पहले कॉल कर देते हैं कि हम जी वहां पर आ रहे हैं, सफाया हो जाता है। सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंदरून शहर में हमारी बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं, बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात हैं जो वाकई पूरी दुनिया में लोग जब आते हैं तो उसके मुतरिफ होते हैं। सियाहत के हवाले से हमारा सिर्फ शहर ही नहीं पूरा मुल्क जो है ना बहुत रिच है, लेकिन एक तो हम उस तरह उसकी तरवीज जो है वो नहीं कर पाते, शो नहीं कर पाते, और जो हमारे पास मौजूद है उसका बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है। इरफान, अगर हमारे ये जो दरवाजे ही हैं अंदरून शहर के, उनकी खूबसूरती को हम बहाल करें तो यकीन माने वो कितना दिलकश एक मंजर है। और वहाँ पे बेड़ा गर्क है, आप तारें देख लें, आप तजावुजात देख लें, आप रेडियाँ देख लें। अना देखें, इस दफ़ा जो है वो मैं एक पुरुमीद इस वजह से हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसके ऊपर खुद ही नोटिस लिया गया था। इसमें यह नहीं है कि किसी ने आके उन्हें बताया कि भाई यहाँ पे तजावज़ात हैं, क्योंकि वो खुद जो है वो जगह जगह जो है विज़िट करते रहते हैं। और उसी विज़िट की बात जब, क्योंकि इस साइड के ऊपर अंदरून शहर की वाली साइड पे तो हमारे मुतअद्दिद विज़िट हुए, उन विजिट्स के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो पॉइंट हुई कि पे बड़े बड़े बैनर्स लगे। उसके बाद आप देखें कि वॉल सिटी अथॉरिटी उसको ऑन बोर्ड किया गया। और कल की मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि कल वॉल सिटी अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं कामरान लशारी, उनकी जानिब से अपनी पूरी टीम के साथ CCP लाहौर के साथ एक मीटिंग भी की गई और उसमें यही जो एजेंडा था ये पॉइंट आउट किया गया कि भाई जो वॉल सिटी के आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ पे तजावज़ात हैं उनको हटाने में पुलिस और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये दोनों अपना किरदार निभाएंगे। और इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट करेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक सीरियस एफर्ट जो है वो होने जा रही है, क्योंकि कल जो मुलाकात हुई थी उसका हवाल ये था कि उसमें बिल्कुल किसी भी किस्म की जो है वो रियायत बख्शने की जो है वो बात हुई नहीं। वहाँ पे कहा गया कि आप पॉइंट आउट करेंगे
कि ये एरिया इरफान जो साहब, है ये कितनी इसको देर होगा, मुझे बताएं कितनी की देर होगा? बात ये यही है। निगरान हुकूमत जब तक रहेगी, चले हमने मान हाँ। लिया कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो जाती खर्चों से सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। ये जब तक रहेंगे, क्या तब तक रहेगा या इसका तसलसल रहेगा आगे भी? वो तो तब तक ही है ना कि जब आप देखें जितने हाँ, भी ये वाकई तब तक हम है। जब भी देखते हैं कि वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो एक ट्रक निकलता है, हाँ, बस। उसके साथ एसी साहब की गाड़ी होती है और उनके साथ कुछ 8-10 लोग होते हैं जो जिस साइड से गुजरते हैं वो फौरी- किसी मूवी का सीन लगता हाँ, है, मूवी का सीन लगता है। पूरी रेडियां उठा के ऐसे ही ऐसे है। वो ट्रक में लोड की जाती हैं और उसको बड़ा बाद में जबरदस्त आपका operation उसको बाद में सगिया के करीब एक वेयर हाउस है, वहां पे रखा जाता है। नहीं, बाज़ औक़ात दरमियान में भी उतर जाती हैं। 500 रुपया लेके फिर वो दरमियान में भी वापस- उतर हाँ, जाती हैं। दरमियान में भी उतर जाती हैं। होता यही है कि एक प्रोसेस है, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस जो है जब तक नहीं रखा जाएगा ये मामला जो हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा इकदाम है अगर इस पर काम हो जाए, क्योंकि हमारी तारीखी इमारत जो हैं इनका हुस्न बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार इन इश्यूज़ का भी है। जहां हम कहते हैं कि जी आपकी दिलकश लाहौर के तहत जो मुहिम चलाई जाती है असल हालत में बहाल रखा जाता है, तो असल हालत में बहाल रखने के साथ ये जो जाबजा तजावुज़ात, रेडियाँ, लोगों का गुजरना मुश्किल, इन सब चीज़ों को भी अगर हल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से एक आइडियल वो जगह बन जाएगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब बजट की मंजूरी देंगे। पंजाब का आइंदा 4 माह का बजट 19 जून को पेश किया जाएगा। कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हर उम्मीद क्या उम्मीदें रखेंगे? इसमें तो एडीपी शामिल ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ उसकी मंजूरी होनी है जो जारी तरक्याती काम है। अच्छा। उसके अलावा कुछ इसमें शामिल नहीं है। सही। निगरान हुकूमत जो है ना, उसके पास जो है बेचारों के पास ना फाइनेंशियली कोई इख्तियारात जो है ना वो नहीं होते, ठीक है, ना ही दिए जाते हैं। वो इसीलिए नहीं दिए जाते कि लोग तो ये समझते हैं कि जो माजी की मिसालें रही हैं वो यही होता है कि निगरान गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ ज़्यादा सिर्फ उसमें इलेक्शन करवाना होता है और ये करवाना होता है, वो करवाना होता है। ये वाहिद निगरान गवर्नमेंट है जिसने इलेक्शन की जिम्मेदारियों के साथ साथ सूबे को बेहतर बनाने का ठेका भी लिया रखा है, बेड़ा भी उठा रखा है। आप ये देखें, पता नहीं मेरी बात से शायद आप एग्री करें या ना करें, माजी में सीएम पंजाब, साबिक सीएम पंजाब जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ रहे हैं, उन्होंने भी इतनी तंदही के साथ तरक्याती मंसूबों के दौरे नहीं किए होंगे जितने निगरान वज़ीर आला साहब ने करनी है। कभी ये दिन को पहुंच जाते हैं, कभी दोपहर को पहुंच जाते हैं, कभी शाम को पहुंच जाते हैं। और यकीन जाने कि ये वाहिद वज़ीर आला है जो जाते हैं और जाके देखते हैं कि जी अच्छा आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसके समरात बताएं। जब इनको समरात बताए जाते हैं, वटेवर वो एलडीए है या दीगर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जब वो समरात बताते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये देखो कि अगर ये ब्रिज थोड़ा सा तुम आगे ले जाओ तो शहरियों को और फायदा हो जाएगा। जी सर ठीक है, हम उसकी प्लानिंग करेंगे, हम प्लानिंग बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। उन्होंने कहा लाओ पेन, वहीं पे बोर्ड पे नक्शा बना के दिया, ये लो मंजूरी करवाओ मुझसे दोपहर में, शाम में, और दो। ऐसे काम कहाँ होते हैं? माजी में हमें कभी नजर नहीं आए। तो कहने की बात यह है कि अब जो है ये सिर्फ 4 माह का बजट जो है उसकी मंजूरी 19 जून को जो है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से जो है वो दी जाएगी। और इसमें सिर्फ आपका बजट जो शामिल होगा ना वो सिर्फ जारी तरक्याती कामों के हवाले से होगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो जारी तरक्याती काम है ना जो इस दौर में हो रहे हैं, अगर ये इसी दौर में हो गए तो हो जाएंगे, अदरवाइज ये लटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जो आएगा ना उसमें अपने तरीके से उसमें तब्दीलियां कर देनी। और वो तब्दीलियां पता क्या होगी कि कोई भी उसका मिनिस्टर कह देगा, कोई भी उसका एमपी एमएनए कह देगा जी मेरे घर को, मेरे इलाके को यहाँ से एक रोड निकाल दें, यहाँ से टी जंक्शन दे दें, यहाँ पर ऐसे कर लें, यहाँ पर वैसे कर लें। और माजी में इसीलिए इस शहर का बेड़ा गर्क हुआ है कि आपको हर साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अपने बनाए हुए मंसूबे में तरामीम करनी पड़ती हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपके कई प्रोजेक्ट हैं, कलमा चौक देख लें, सामने आते हैं ना, वो बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक है कि ये पंजाब का जो आइंदा बजट होगा, अभी तो ये सिर्फ 4 माह के लिए इसकी मंजूरी जो है ना वो दी जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जारी तरक्याती काम है उसकी दी जाएगी, एडीपी की जो है वो नहीं दी जाएगी। जारी तरक्याती काम भी मैं कहती हूँ अगर टाइमली हो जाए तो इरफान लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। देखिए हम लाहौर में कई ऐसे प्रोजेक्ट हमारी नज़र से गुजरे कि जिनकी मंजूरी गवर्नमेंट ने दी, आगे गवर्नमेंट चेंज हो गई, 6 महीने का वक्त होता है, 6 सालों पे, 6 सालों में, और उसके बाद होता क्या है, जो 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होता है वो
चला जाता है 20 लाख के ऊपर। ये एक रेशो है। अब हमारे सामने एक बड़ी जिंदा मिसाल है एक्सप्रेस एबिलेटेड जो बनना था, बिल्कुल ऐसे उसकी मिसाल है। उसके ऊपर जो बजट था वो 30 से 35 अरब रुपए का था जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट चली गई, फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा अच्छा करेंगे इसको। लास्ट ईयर में उनको याद आया कि नहीं इसके ऊपर कर लें, फिर ये प्रोजेक्ट चला गया 84 अरब रुपए पे। यानी कि जो 25 अरब रुपए की चीज़ थी वो 84 अरब रुपए में बन रही थी। कितना डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा नहीं इसको प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ी से लेके चले। अब ये 100 अरब से ऊपर चला गया है प्रोजेक्ट। अभी भी अगर आपने इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन कर ली, बाकी चीज़ें कर ली, अगर इसके ऊपर पैसा दे दिया गया, लगा दिया गया, तो ये फिर चल जाएगा। जैसे हमने इमरान ने बात की कि 4 माह का बजट है, तरक्याती बजट है। इस तरक्याती बजट में जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो प्रोजेक्ट भी है, एक्सप्रेस एलिवेटेड भी। फिर उसके साथ साथ लाहौर में जो जारी तरक्याती काम है जिसमें फैसल टाउन है, ये कोट लखपत का जो ब्रिज है ये है। फिर उसके साथ साथ शादरा है, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है शादरा का, मोड़ समनाबाद वाला है। ये वो प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर पैसे का जो है वो सर्व किया जाएगा और इसको उम्मीद की जा रही है कि इसी निगरान सेटअप के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। अगर ना हुआ तो फिर हम वही देखेंगे कि वो जो पहले हाल हुआ हमेशा प्रोजेक्ट के साथ हुआ। हम ऑरेंज लाइन ट्रेन देख लें, वहाँ पे क्या हुआ कि 80% काम हो चुका था, 4 साल गवर्नमेंट ने उसको जो है वो छेड़ा ही नहीं। बाद में इस वजह से उसको करना पड़ा क्योंकि वो चाइना से हमने उधार लेकर और फिर वो सफ़ेद हाथी इसी वजह से कहलाया जाने लगा। ये प्रोजेक्ट वो थे। दूसरी बात जो इमरान ने की कि कोई वज़ीर आला इतना जो है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करता, और उसकी भी शायद वजह ये होती है कि उनके जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता। इनका इंटरेस्ट ही सारा लाहौर में है कि इनको लगता है कि लाहौर के शहरी क्यों सफ़र करें। जिनके बजट देखें आप, बजट की अगर हम बात करें तो पंजाब का जो बजट है उसमें बहुत बड़ा शेयर होल्डर जो है वो ज़िला लाहौर है। अगर यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के बासी हैं, उनको उनका शेयर ना मिले तो वो ये उनके साथ भी ज़्यादती होगी कि टैक्स हम लोग दें और यहाँ पे काम ना, और वो गुजरात में जो पैसे लग जाए। लेकिन आप इरफान थोड़ी सी उम्मीद रखें, हौसला रखें, जिस तरह काम चल रहे हैं आप भी जानते हैं, तो आई होप कि ये काम जो है बर वक्त मुकम्मल हो जाएंगे जिस रफ्तार से चल रहे हैं या जिस रफ्तार से इन पे अपडेट ली जा रही है। सो आप उम्मीद कर सकते हैं। हमने अगली खबर की तरफ बढ़ना है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्राइवेट वेयर हाउस से लेस्को का करोड़ों का सामान बरामद हुआ। अच्छा जी, अब अंदरूनी कहानी आपको इसकी बतानी है। बेसिकली हो क्या रहा है, लेस्को के हालात क्या हैं, लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं और इनका सामान कहाँ से बरामद हो रहा है। लेस्को, आइस्को समेत दीगर कंपनियों का सरकारी सामान बरामद हुआ है जिसमें कंटेक्टर हैं जी, इंसुलेटर्स हैं, केबल समेत दीगर सामान हैं। किसने इस सामान को वहाँ तक पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है, ये सामान वहाँ पहुँचाने का मकसद क्या था। यहाँ पर जी केबल का मसला हो, दूसरे इश्यूज़ हों, कह दिया जाता है सामान नहीं है। इरफान क्या कहना चाहेंगे? अना बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब मेरे नहीं ख्याल के जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की है उनके लिए उस हद तक पहुँचना कि ये कहाँ से आया था, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, ये कोई इशू पता क्या है, यहाँ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। बात भी यही है कि सारे लोग तो मिले होते हैं। अब ये कनेक्टर, जब ये किस तरह सर्विलेंस की जो टीम थी उसने कोट लखपत में जाके, बेगम कोट में जाके छापा मार लिया, वहाँ पे वेयर हाउस से उसको सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद होगा क्या, अब करोड़ों रुपए के कंडक्टर, केबल, बाकी चीज़ें आप वहाँ से मिल गई आपको। उसके बाद आपको पता है कि ये सारी परचेजिंग हमने कहाँ पे की थी, कहाँ पे परचेजिंग करके हमने ला के इसको रखा, उसके बाद वेयर हाउस से यहाँ पे कैसे पहुँचा, इसको ट्रैक करना तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर ये लोग करना चाहें, कैमरास वगैरह सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। देखें, जिस वेयर हाउस में जब आप परचेजिंग करते हैं तो सारा चीज़ें आपके लेस्को के वेयर हाउस में आएंगी। वेयर हाउस से ये सारी डेटा भी मेंटेन किया जाता मेंटेन होगा कि कितने कंडक्टर आ गए, कितनी केबल आ गई, कितनी फलां चीज़ आ गई, फलां चीज़ आ गई, वो एक एक चीज़, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो आपने बैरून मुल्क से मंगानी है या यहाँ पे लोकल परचेज करनी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। उसके बाद उसका डाटा बन गया, फिर उसके बाद ये चीज़ें इस वेयर हाउस के अंदर कैसे पहुँच गई। और इसमें सिर्फ लेस्को नहीं, दीगर कंपनीज जो हैं उनकी प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि ये कोई आम आदमी नहीं होगा, इसके हाथ बहुत लंबे होंगे।
असल बात ये है कि उस तक पहुंचा नहीं ये जाएगा। आपकी पूरी एक टीम होती है ना? पूरी टीम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 3 फेस मीटर कमर्शियल मीटर लगवाना था, उसके लिए सामान नहीं मिल रहा था, पता चल रहा था कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद लाइनमैन साहब ने कहा कि आप इस तरह करें, मेरे साथ रब्ता करें, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसने खंबे तक प्रोवाइड कर दिए, खंबे, तो वो फिर ये सामान खंबे प्रोवाइड कर जो दिए। इधर उधर किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ना, वो निकाल इस मुश्किल घड़ी में। इस मुश्किल घड़ी में हाँ। उसके काम आएंगे। अब उस बंदे ने अकेले ने तो सारी चीज़ें नहीं ना लेके Obviously। आनी, उसके लिए पूरा जो डिवीजन थी, पूरी उसकी टीम थी, उन लोगों ने ये चीज़ें अरेंज की जिसमें खंबे तक वो जो मौजूद लोग थे। वहाँ से स्टोर से सामान निकाल के देंगे, जो लोग वहाँ पे इंस्टॉलेशन का जिनका काम होगा जो लगाएंगे, सबका सब अमला बीच में जो है सबका ना सब अमला अपना हिस्सा मुलाबिस है। खा रहा होता है। खैर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता, इसके लिए आपको जो है बहुत सारे लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी काली भेड़ें बीच में कड़ा मौजूद एहतसाब। होती हैं। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब कल के रोज़ बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि मुसलसल बारिशों की वजह से, हमने वैसे कल भी ये इशू डिस्कस किया था कि आगे प्री मानसून भी है, मानसून भी है, तो सारा दिन अगर बारिश हो तो बिजली गायब हो जाती है। सामान अगर इधर जाता रहेगा वहाँ वो सीधा सामान लगा रहेगा, आंधी आएगी, बारिश होगी और फिर आपका सिस्टम बैठ जाएगा। जी इमरान। देखिए बिल्कुल है ना, देखिए इसमें ना कई चीज़ें हैं। पहले एक छोटी सी बात अगर मैं इस चोरी के हवाले से बात करूं, ये जो लेस्को, आइस्को और दीगर कंपनी, हर शहर की अपनी कंपनी होती है ना, लाहौर की लेस्को है, ये सिर्फ एक कंपनी, एक शहर का सामान नहीं था, ये मुख्तलिफ शहरों से सामान इकट्ठा किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये सरकारी सामान है, हाँ, सरकारी सामान है। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, सरकारी सामान चोरी कैसे हो सकता है। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आपने मीटर नया लगाना है ना, ये जो आपका लाइनमैन होता है या दीगर जो अमला होता है, जब इसने आपको मीटर लगा के देना है ना, तो ये जहाँ से मीटर उठाने जाता है ना, जो कि सरकारी मीटर पड़े होते हैं, जो केयर टेकर होता है ना मीटर्स का, ये आपको मैं सच्ची और हकायक पर मबनी बात बता रहा हूँ कि जिसके पास मीटर पड़े होते हैं ना, उसने जब आपको 1 मीटर निकाल के देना है ना अपने ही साथी को, उससे उसने 500 से 700 रुपया वसूल करना है 1 मीटर का। अच्छा, जहां पर ये सूरत हाल है कि 1 मीटर निकालने के भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं अपने ही कुलीग को, वहां से ये करोड़ों रुपए का सामान कैसे निकल गया। बिल्कुल ठीक है, चलें, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि जब बारिश होती है, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, लाइट चली जाती है, ये सारा कुछ। एक तो ये देखें ना कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे यहाँ पर ना सबसे सस्ती बिजली जो है वो पन बिजली है, जो पानी से बनती है। हमारे यहाँ पर बारिशी पानी उसको ज़ाया कर दिया जाता है। नो डाउट इस बजट में पैसे तो रखे गए हैं पन बिजली के लिए ना, नए मंसूबों के लिए। अल्लाह करे कि वो यूटिलाइज हो जाए और वो बन जाए। बाकी 75% बिजली जो है ना वो हम महंगे ऑयल से बनाते हैं। जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, ऑयल भी महंगा होता है और बिजली भी महंगी हो जाती है। ठीक है, तो हमें पन बिजली के मंसूबे जो है ना वो लाजमी मुतारिफ करवाने चाहिए। उसके बाद अब आ जाएं आपका जो तरसीली निज़ाम है उसकी बात कर रहे हैं कि आपकी वायर जो है वो बसीदा है, आपके ट्रांसफार्मर जो हैं वो बेचारे इस कदर नाकारा हो चुके हैं कि उन पे थोड़ा सा लोड पड़ता है। जो आपके पास नई तार है वो आपने एक साइड पे रखी है अपने मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। मुश्किल वक्त में नहीं, अल्लाह आपका भला करे, वो आपने इसलिए रखी है ताकि वो चोरी हो जाए। मैंने इसलिए तो मुश्किल वक्त वो उनके लिए मुश्किल हो जाए। आम आवाम का मुश्किल वक्त है, उनका अच्छा वक्त है। और आप ये देखिए कि ये वेयर हाउस पता नहीं कितने अरसे से और बेगम कोट में है, मतलब ये कोई अल्लाह माफ करे अफगानिस्तान या KPK या किसी और जगह नहीं है, लाहौर के अंदर मौजूद था और पता नहीं कब से ये चल रहा था। और ये पकड़ा पता क्यों गया? इसने अपना हिस्सा नहीं दिया होगा मासूम के साथ, तभी ये इसने कोई हिस्सा नहीं लेकिन दिया। 2 दिन बाद देखें कि तमाम चीजें आपको फिर नॉर्मल नजर आएंगी और फिर सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे, वक्त कम है लेकिन यहाँ पर मुकाबला सख्त नजर आ रहा है। रेलवे खसारा हम डिस्कस करने वाले हैं, 40 अरब 76 करोड़ से तजावुज कर गया है। कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? इतने सारे मसाइल के साथ रेलवे किस तरह से जो है वो अपने मेरे जहन में मरीज आ रहा था अपने मुसाफिरों को जो है वो फैसिलिटेट कर सकेगा। फैसिलिटेट करने वाली तो बात अब ख़त्म हो गई है कि आपको ये महकमे फैसिलिटेट कर सके, सहूलियात दे सके। एक बस वो कहते हैं ना चलावा काम है जो चलाया जा रहा है। इमरान, देखिए जी, आप कह रही हैं कि इसका हल कौन करेगा? इसका हल जो रेलवे के डॉक्टर्स हैं वो ही ढूंढेंगे और रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं वो वैसे ही नाकारा हैं। देखें, लाखों रुपया तनख्वाहें जो हैं वो लेते हैं, ठीक है, उसके बावजूद आप रेलवे के अफसरान की तनख्वाहें सुने ना
तो आप यकीन जाने आप दंग रह जाएंगे और आप यही कहेंगे कि मैं मीडिया को छोड़ के ना रेलवे में ही भर्ती हो जाऊं। इतने उनकी लेविश कल लाइफ तो है। मुझे डीजी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तनख्वाह जो है वो नहीं हजम हो रही, 20 लाख रुपए। खैर वो आपने तनख्वाह का जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गई। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो रेलवे में भी है, लेकिन हम तनख्वाहों के खिलाफ नहीं है। देखें आप ठीक है आप तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन उनको हलाल तो करें ना। हाँ। जब आप तनख्वाह लेते हैं इट मीन्स उस इदारे की जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है, आप फिर उस इदारे की बेहतरी के लिए कुछ लाते हैं। लेकिन हमने कभी भी नहीं सुना कि ये रेलवे की पटरी जो है या रेलवे जो है वो बेचारी अपने पाँव पे खड़ी हो। का लेट होना, हादसात होना, ये चीजें बिल्कुल ही देखिए ना, आम है। सिर्फ 10 माह में 10 माह में आपको 40 अरब का खसारा आ रहा है, ठीक है। आपकी जो आमदन है वो 1 अरब से भी कम है, बिल्कुल 1 अरब से भी कम है, और आपके जो अखराजात है वो मेरे ख्याल से वो 83 अरब रुपए हैं। दंग रह जाता है बंदा कि ये कर क्या रहे हैं। उसकी असल वजूहात जो है ना, असल वजूहात क्या बताऊं, मुख्तलिफ है। एक तो इनके अखराजात जो है ना वो अपनी जो आसाइशें हैं ना उन पर बहुत ज़्यादा है, अल्लाह तल्ले के जो इनके फंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसको जो है ना कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। वो फिर बैलेंस नहीं रहेगा तो ये गैप तो रहना। आप यकीन जाने मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। देखिए आप मेट्रो जो है ना, मैं छोटी सी मिसाल यहाँ पर देता हूँ। मेट्रो बस जब आपको लग रहा था ना कि मेट्रो खसारे में जा रही है, आपने क्या किया था कि इसके जो स्टेशंस थे ना उनको आउटसोर्स कर दिया था। क्या हुआ था, उन पे ब्रांडिंग जो है वो शुरू कर दी थी। फिर आपने टिकटिंग के निज़ाम पे ब्रांडिंग शुरू कर दी थी, तो उसका रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। आपने किराए नहीं बढ़ाए थे लेकिन आपने ब्रांडिंग शुरू कर दी थी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इनकम के सोर्स मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। इरफान, किस तरह से ये कोई तजवीज़ है आपके पास? अना तजवीज़ सिंपल सी है कि आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया का जो रेलवे का सिस्टम है उसको स्टडी कर लें कि वहाँ पे एक अनपढ़ वज़ीर था लालू प्रसाद यादव, उसने अपनी रेलवे को कहाँ पर ले गया कि पूरी दुनिया ने आके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट किया कि किस तरह इन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम इतना बेहतरीन कर लिया, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवलर जो है वो इंडिया में है। लेकिन सब हम अगर उसको ही कम अज़ कम फॉलो कर ले तो मैं वही कह रही हूँ ना, कोई काम करना चाहे तो फिर ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच नाज़िम। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो बहुत सारी ख़वातीन को ख़ास तौर में पाकिस्तान में जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका रूटीन चेकअप कितना मैटर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का इशू हो जाता है। सो इस फैक्टर को किस तरह से कम किया जा सकता है, बेसिक बुनियादी केयर क्या है, सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चा किस तरह से जो है आप यकीनी बना सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बिल्कुल आपके डॉक्टर्स मना करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपका इस्तेमाल उनका नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हैं, और इस तरह के बहुत सारे सवालात जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे आज की मेहमान मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर आलिया बशीर साहिबा ने ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि सेहतमंद आपका बच्चा पैदा होना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली आपको डे फर्स्ट से बहुत सारी केयर की ज़रूरत होती है। आप कौन सी ऐसी बुनियादी केयर है जो अपने पेशेंट्स को आप रिकमेंड करती हैं? देखिए, जो है ना कि शुरू में जो प्रेगनेंसी है उसकी क्या केयर होनी चाहिए, उसकी केयर सिर्फ प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं होती, उसकी केयर प्री प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। यानी माओं को, बच्चियों को अपनी प्रेगनेंसी के अमल को शुरू करने से पहले अपनी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा, ये इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि अगर आपकी माएँ बच्चियाँ जो हैं जो शुरू में जैसे जब उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, मुझे लगता है उनकी माँओं का रोल वहाँ से शुरू हो जाता है। उन्हें चाहिए कि जो बच्चियाँ शुरू में शादी से इमीडिएटली पहले डाइटिंग शुरू कर देती हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देती हैं, वेट तो वो रिड्यूस कर लेती हैं, लेकिन उसके नुकसानात ये होते हैं कि एट टाइम्स उनके अंदर बहुत अच्छे मल्टी न्यूट्रिशंस, मल्टी वाइटामिन्स वो कमी हो जाती है। इसलिए बच्चियों को ये चाहिए कि ठीक है डाइटिंग करें, लेकिन अपने मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम और ये आयरन, अपनी ये सारी चीज़ों को पहले से प्रेगनेंसी में स्टार्ट होने से पहले ऑप्टिमाइज़ करें। क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चियाँ शादी के फ़ौरन बाद जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप को उस सफ़र के लिए तैयार कर सकें जिस पे उन्होंने चलना है।
सो मेरी ये कहना है कि मानना है कि जो बच्चियाँ पहले से ही प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही पहले उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी, कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्रेगनेंसी को ज़्यादा बेहतर बेयर करती हैं, वो प्रेगनेंसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चलती हैं। कौन सी सूरत में सामने आती है? एनीमिया हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप वेस्ट में देखें तो अब तो उनकी किताबों से एनीमिया का चैप्टर ही एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एनीमिक पेशेंट्स नहीं हैं। हमारे यहाँ पे कई वजूहत हैं। नंबर 1, एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लोग जो खाना बना रहे होते हैं वो ओवर कुक खा रहे होते हैं, जिसमें आयरन जो है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा लोग अपने बच्चे जंक फूड पे बहुत शिफ्ट हो चुके हैं। आपकी हेल्दी न्यूट्रिशन जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी डाइट से एलिमिनेट होते जा रहे हैं। हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपके पास स्पिनच है, आपके पास साग है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक रूटीन में एक लो इनकम पेशेंट भी आराम से ख़रीद के खा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेस्ट आयरन देती हैं, वो हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं खा रहे होते, ख़ासतौर पे लड़कियाँ नहीं खा रही होती। इसके अलावा आपके फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, जैसे आपकी चुकंदर है, सिंपल चीज़ है, उसमें बड़ा अच्छा आयरन का सोर्स है। आपके फ्रूट्स में एप्पल अच्छा आयरन का सोर्स है। तो डिफरेंट है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा गोश्त या छोटे गोश्त के अंदर डिफ्रेंशिएट करें। आप इवन जो बड़ा है उसको आसानी से मिल जाता है, कुछ गरीब लोग उसको भी खा सकते हैं। तो कहना ये, एक तो अपनी डाइट अच्छी करें, दूसरा पानी बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इन्फेक्शंस का, वार्म इन्फेस्टेशंस का, और जिसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। सो उसको भी आप, और कुछ नहीं तो आप बॉयल करके वाटर ले लें, और बेस्ट है बॉइलिंग वाटर ड्रिंकिंग के लिए, जिसमें आपकी बहुत सारे ये जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और मर जाते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है आयरन डेफिशिएंसी उतनी नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी डाइटरी सोर्स को इम्प्रूव करें, अपनी एब्जॉर्प्शन को देखें अगर कोई हमें प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आयरन को लेते वक्त ये भूल जाते हैं कि कैल्शियम की मौजूदगी में आयरन जज़ब नहीं होता। जैसे अगर हमने कोई मीट प्रोडक्ट खाई भी ली है तो उसके फ़ौरन बाद हम दूध या चाय पीते हैं, लोग चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, तो वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। इसी तरह से जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये सारी चीज़ें, ये भी हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है। यानी आपके पास 2 स्पेक्ट्रम है सोसाइटी के, एक वो जो अफोर्ड कर सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन उनकी आयरन इसलिए जज़ब नहीं हो रही कि वो फिज़ी ड्रिंक्स, चाय, टी, कॉफ़ी उसको साथ ले रहे हैं, और एक वो लोग तो तबका है जिसके पास ये चीज़ें शायद अवेलेबल नहीं हैं। सो दोनों ही को अपनी अपनी जगह पे देखने की ज़रूरत है। वो तबका जिसको नहीं मिल रही है वो सब्जियों से अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, और जो हमारी पढ़ी लिखी कौम है जिसके अंदर हमारे वो बच्चे हैं जिनके लिए फिज़ी ड्रिंक है, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट, अपने खाने के साथ ये चीज़ें एटलीस्ट ना लें, ताकि जो आयरन हमारे खुराक में मौजूद है वो बॉडी में जज़ब हो सके। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपका एक ट्रैक दुरुस्त नहीं है, तो उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं आपको पहुँचेगा। और ये सबसे बड़ी गलती की जाती है एट टाइम्स, जब हम लोगों को वाइटामिन लिख के देते हैं, कैल्शियम और आयरन, तो फीमेल्स इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करती, या डॉक्टर्स एट टाइम उनको बताना भूल जाते हैं कि भाई आपने आयरन और कैल्शियम को साथ साथ नहीं लेना। अगर आप आयरन सुबह ले रही हैं तो कोशिश करें कैल्शियम दोपहर या शाम के खाने के साथ ले लें, दोनों को इकट्ठा ना लें, क्योंकि आयरन कैल्शियम की मौजूद में कभी जज़ब नहीं होगा। इसलिए दूध, दही, इन फ्रूट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ आयरन की कोई प्रोडक्ट बेहतर है ना लें, क्योंकि वो फिर वेस्ट है, वो पैसा भी वेस्ट है, खुराक भी वेस्ट है। तो वो अलहदा टाइम पे ले। और दूध दही, जैसे आप सुबह आयरन सुबह ले लें, क्योंकि सुबह ना लें, बल्कि दूध दही का इस्तेमाल अगर सुबह ज़्यादा है तो आप आयरन दोपहर या शाम के फूड के साथ लें, जहाँ दूध और दही। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा बुनियादी ऐसी कौन सी केयर है जो डे फर्स्ट से आपको करनी है? क्योंकि कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का नामो निशान नहीं होता, जैसे प्रेगनेंसी हुई हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का पता ही नहीं है। सो आपको डायबिटीज़ का शिकार भी हो गया, और इवन पेशेंट को भी नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ हो। देखिए, ये कुछ ड्यूल से फैक्टर्स हैं इसकी। अगर हम देखें तो कुछ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिकली भी होते हैं। जो पेशेंट्स अब प्रेगनेंसी में प्लान करती हैं, उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड अपनी प्रेगनेंसी से एटलीस्ट प्लान करने से 3 मंथ्स पहले से वो शुरू कर दें। यानी प्री प्रेगनेंसी उन्होंने 3 to 6 मंथ्स अगर फॉलिक एसिड लिया होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों में दिमागी जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं वो होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए फॉलिक एसिड तो बहुत मैंडेटरी है। बल्कि वो बच्चियाँ जो शादी करती हैं उनका अगर वो तभी से अपनी फॉलिक एसिड शुरू कर दें, या प्री मैरिटल लाइफ में ही शुरू कर दें 1 साल या 6 महीने पहले, कि दे नो द प्लान्स ऑफ देयर मैरिटल लाइफ एंड ऑल दैट, तो उसके बाद उनके लिए वो डेफिशिएंसी नहीं होगी।
सेकेंडली ब्लड प्रेशर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ज़रूर हो, लेकिन ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में अगर तो 20 हफ्तों के बाद हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। वो बाज़ औक़ात अनएवॉइडेबल है क्योंकि वो कुछ क्रोमोसोमल, कुछ हार्मोनल, कुछ इस तरह के इम्पैक्ट आते हैं कि समटाइम उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हमारी लाइफस्टाइल का बहुत इशू है, हमारी खुराक का बहुत अमल दखल है, और फिर उसमें भी सर्टेन जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं। सो अगर वो 20 हफ्ते के बाद आ रही है तो हम लोगों को एडवाइस ये कर रहे होते हैं कि आप अपनी डाइट का ज़रा ध्यान रखें, बहुत शुगरी फूड ना लें, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ना लें, अगर लेने हैं तो ज़रा कॉम्प्लेक्स लें, ताकि और अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, एक्सरसाइज रखें, वॉक करें। बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि लड़कियां जब समझती हैं हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उनके बड़े बुरे कहना शुरू कर देते हैं, अब आपने हिलना नहीं है, चलना नहीं है। तो ये गलत रविश है। हमें अपनी बच्चियों को ये एडवाइस करने की ज़रूरत है कि रीज़नेबल वॉक एक्टिविटी दे हैव टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सही। तो अगर हमारे पास हाँ वो पेशेंट्स जो पहले से डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर रखती हैं, उनका ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल्स प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्ली कंट्रोल होने चाहिए, तब वो प्रेग्नेंट हो, अदरवाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे लोग इश्यूज जो हैं वो कुछ ऐसा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं तो भी इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीक हैं तो भी इशू हो सकता है। सो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, मोटापा तो बिल्कुल कहीं से भी किसी के लिए भी नहीं एक्सेप्टेबल, और उसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ बाकी बहुत कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है। आपके मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपके मोटापे के साथ आपको शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस के इशू होते हैं, आपको मोबिलिटी में मसले आते हैं, और फिर इवन प्रेगनेंसी रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सिज़ेरियन सेक्शन में अगर खुदा न खास्ता एंड हो रहा है तो ज़ाहिर है फैट है इतना ज़्यादा है, वहाँ प्रॉब्लम आती हैं, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। इसलिए मोटापा तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए इसको तो पहले से ही वज़न को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो थिन लीन फीमेल पेशेंट्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थिन लीन से फिर भी उनको ये कि अपनी डाइट फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी खुराक में मिक्स डाइट लेने की ज़रूरत है। वो फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, कीमा, मटन, इस तरह की सब चीज़ें रखें, एग्स रखें, फ़िश रखें, मतलब वो अपनी बेस्ट पॉसिबल डाइट जो है वो उसको लें, ताकि उनको उनके बच्चे में किसी किस्म की वीकनेस आए। क्योंकि अगर माँ में कैल्शियम या आयरन की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो वो बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होती है, और वो जाहिर है नहीं, चांसेस ही नहीं, वो होती ही होती है। इसलिए कि बच्चे ने कहाँ से लेनी है अपनी खुराक? माँ से। अगर माँ डेफिशिएंट है तो वो बच्चे को वो इनफ डाइट नहीं दे सकती इन द फॉर्म ऑफ आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स एंड विटामिन जो बच्चे को ज़रूरी है उसकी नशो नमा के लिए। इसलिए माँओं को अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए, और वो ये सोच के रखें कि मैंने ये अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए लेना। अब डाइट अच्छी से मुराद मेरी ये नहीं है कि अगर एक औरत पहले एक बर्गर खा रही थी तो वो 2 खाना शुरू कर दे और कहे कि जी मैंने तो बड़ी अच्छी डाइट कर दी है। मेरा मतलब है हेल्दी डाइट। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करें जिससे आपका वेट बहुत पुट ऑन ना हो, लेकिन आपकी डेफिशिएंसीज कंप्लीट होती रहें। ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा रोटी खाने से भी कोई आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोटी एक लिमिट तक ठीक है, उससे आके मोटापा दे रही है। तो कहना ये चाह रही हूँ कि अपनी डाइट को इस तरह से मॉडिफाई करें कि जैसे आप सैलड ज़्यादा कर सकते हैं, आप मीट एंड मीट प्रोडक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, आप एग 1 से 2 भी ले सकते हैं, ईजी सोर्स है, चीप सोर्स है प्रोटीन। आप अपनी फ्रूट्स ज़्यादा कर सकते हैं, रोटी, चावल इनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बेहतर तरफ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपको एक ऐसी डाइट लेने की ज़रूरत है जो एक अच्छी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट हो। तो बात कुछ लोग थिन लीन होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए आपको। अब वो जो बहुत ज़्यादा खाने वाली हैबिट है, क्योंकि माएँ भी बड़ा कंसर्न होती हैं कि अच्छा भाई तुम्हें खाना अच्छा रखना है, सो ये बहुत ज़्यादा खाना मैटर करता है कि आपके फूड सेगमेंट, फूड सिलेक्शन जो है वो मैटर करती है? फूड सेगमेंट एंड फूड सिलेक्शन बेसिकली मैटर करती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर एक लड़की अपने आप को समझती है मैंने बहुत खाना है, वो 1 से 2 रोटियां खा लेगी तो उसको वो सारे मिनरल्स नहीं मिल सकेंगे जो उसको फ्रूट से, वेजिटेबल से या मीट से और मीट प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। और वैसे भी प्रेगनेंसी में, एक एवरेज प्रेगनेंसी में हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैक्सिमम 12 kg वेट गेन होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके अपने वेट से ज़्यादा। हाँ, अगर आप बेस लाइन है वो उन लोगों में एवरेज वेट रखते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट पहले ही ओबीस है, उसका BMI जो कि मोटापे में आती है, और उसको तो हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे वो मज़ीद 12 किलो चढ़ा ले,
हम उससे फिर ये कहते हैं कि आपने हाथ रोक के खाना है। आप अगर 4 से 5 किलो का भी डिफरेंस आपके प्री प्रेगनेंसी वेट से आता है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। और इसी तरह से जो बहुत थिन लीन पे लड़कियां हैं, अगर वो 12 से 2 किलो 14 या 15 भी ले जाएंगी तो दैट इज़ एन एक्सेप्टेबल डेडलाइंस। लेकिन वो जो हर कोई एक फार्मूले पे अमल करे कि नहीं जी हम सब ने 12 से 14 किलो या जितना खाना है खा लो, उसके बाद वज़न चढ़ा लो, ये यकीन करें कि एक दफ़ा जो फैट चढ़ती है और जो एक दफ़ा वज़न चढ़ता है ना, उसको कट डाउन करना और उसको वापस नॉर्मल लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, मैं उनको बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी, आप अच्छा खाइए, फूड सिलेक्शन कीजिए, फूड की क्वांटिटी एंड कैलोरीज को देखिए कि उसमें कितनी है और हमें कितनी ज़रूरत है, लेकिन बेतुका ना खाइए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा मीठा, वो क्रेविंग्स पे डिपेंड करता है ना, कुछ लोगों को होती है। सो उस पे आप क्या सजेस्ट करेंगी? कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की। यूजुअली लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग ज़्यादा मैंने सुनी है, नमकीन तो शायद कोई कम ही कहता है। लेकिन देखिए अगर मीठा खाने की बहुत क्रेविंग भी हो रही है तो आप उसमें भी सिलेक्शन ऑफ फूड कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपको मीठा खाने, तो आप रादर दैन कि कोई चॉकलेट्स उठा के खाएं या कोई स्वीट डिश उठा के बना के खाएं या केक्स, पेस्ट्रियाँ और इस तरह की चीज़ें खाएं जो बेकरी आइटम्स हैं, उससे कहीं 1000 दर्जे बेहतर है आप कोई फ्रूट ले लें। आप बेशक मैंगो खाएं, मैंगो इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एज इट्स अ स्वीटन फ्रूट। उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मैंगो ले लें, आप बनाना ले लें, आप कुछ ग्रेप्स खा सकते हैं, आप चेरीज ले सकते हैं। कितने सारे स्वीट्स हैं ना, तो हम अपनी स्वीटनिंग की जो क्रेविंग है उसको अगर हम शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट्स तो हमारे लिए उसमें भी फ़ायदा। फिर इसके अलावा आप कुछ अगर बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा है तो कोई न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐसी बना लें जिसमें कम ऑयल और कार्बनिक चीज़ें हो, लेकिन आप उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स बीच में मिक्स कर लें या कुछ ऐसा करके उसमें बना लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े हेल्प कर देते हैं। आप अगर जो भी दिल करे खाएं वो हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए बेसिकली। अच्छा जी, क्या हर पेशेंट को आप अपनी अच्छी डाइट के साथ जो मेडिसिन सप्लीमेंट्स हैं वो चाहे आयरन रिलेटेड हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, हर किसी के लिए ज़रूरी हैं? देखिए हम जब प्रेगनेंसी में पेशेंट्स हमारे पास आती हैं ना, तो मैं एज ए आई एम प्रोफेसर ऑफ गायनी, तो मैं उनकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से करवाती हूँ जिसमें मैंडेटरी है आयरन, उनका लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल, हेपेटाइटिस बी, सी, कंप्लीट यूरिन एंड ब्लड शुगर। वो मुझे एक आइडिया दे देते हैं हाउ द पेशेंट विल बिहेव विद मी थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी। अब वो पेशेंट्स फर्स्ट 3 मंथ्स में यूजुअली मैं उन्हें आयरन, कैल्शियम और बाकी मल्टीविटामिन नहीं दे रही होती सिवाय फॉलिक एसिड की, इसलिए कि मुझे ये लग रहा होता है कि ये वो पीरियड है एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसमें बच्चे के स्ट्रक्चर्स ले डाउन कर रहे होते हैं, और उसमें हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को मिनिमम पॉसिबल ड्रग्स दें और उसको फूड एंड अपनी डाइट के थ्रू उसको कहें कि आप अपनी ये डेफिशिएंसीज पूरी करें, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है बच्चे की तरफ से। लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन पहले ही 12 है जो कि पूरी है, तो लाइकली है कि वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो उसमें फिर आप आयरन सप्लीमेंट ओरल फॉर्म में लाइक फ्रॉम द 3 मंथ्स आप स्टार्ट कर दें, और कैल्शियम भी यूजुअली स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं है, इनका लाइफस्टाइल उतना हेल्दी नहीं है, इनकी हमारी डाइट उतनी प्योर नहीं है जितनी कि बाहर मिल जाती है। हम लोग हर चीज़ में मिलावट करते हैं, हम हर चीज़ में मिक्सिंग कर देते हैं, तो हमारी चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, हमें पेशेंट्स को देना ही पड़ रहा होता है। इवन मैंने तो अब तक जितनी भी पेशेंट्स देखी बहुत रेयर होंगी जिनकी हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 12 पे मेंटेन रहे। यूजुअली वो जो 12 पे स्टार्ट करती हैं वो भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी लाइक 10 पे आ जाती हैं, टाइम्स 9 पे भी आ जाती हैं। सो हमें उनको मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द पेशेंट्स में हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। सही। सो मुझे ये बता दें कि कॉन्टीन्यूटी आपकी चेकअप की क्या होनी चाहिए, वो कितना ज़रूरी है? कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आपको बज़ाहिर सब सही नज़र आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और कुछ लोग वो ना तसल्ली नहीं होती कि आप हर विज़िट पे या दूसरे तीसरे विज़िट पे अपना डॉक्टर भी चेंज कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना? देखिए मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि लोगों को शायद ये एहसास नहीं होता कि डॉक्टर्स भी उस तरह से मरीज़ के साथ रिलेशन में बन जाते हैं जिस तरह हम फैमिलीज़ में बंधे होते हैं। तो वो पेशेंट्स जो आपके साथ कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चल रहे होते हैं ना, वो डॉक्टर के ज़्यादा करीब होता है नेचुरली, इसलिए कि उसको डॉक्टर को उसकी हिस्ट्री पता होती है, उसका बैकग्राउंड पता होता है, उसको पता होता है कि मेरे मरीज़ में क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को भी उस डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो उससे 1-to-1 डिस्कशंस करते चले आ रहे होते हैं। जब आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे स्विच करते हो, दूसरे से तीसरे पे करते हो, तो ना डॉक्टर को आपकी समझ आ रही होती है और ना आपको डॉक्टर्स की समझ आ रही होती है। कोई भी बंदा फर्स्ट कन्फ्रंटेशन या फर्स्ट मुलाकात में 100%
किसी को नहीं समझ सकता। उसमें 1 से 2 विजिट्स के बाद ही आपको मुकम्मल समझ आती है कि मेरा डॉक्टर क्या है और मेरा पेशेंट क्या है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आप सोच समझ के अपने डॉक्टर की सिलेक्शन करें और फिर सिलेक्शन के बाद उस डॉक्टर के साथ कंटिन्यू करें। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर आपको वाकई नहीं लगा, 1 या 2 मुलाकातों में आप जज कर लेते हैं, फिर अगर आपने कोई चेंज भी करना है तो फिर स्टिक विद दैट एंड डू योर सिलेक्शंस प्रॉपर्ली आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। मे बी आपको किसी की क्रेडेंशियल से पता चल जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें पता चल सकता है। विज़िट के हवाले से मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि पेशेंट्स को रेगुलर विज़िट्स करने चाहिए जैसे उनके डॉक्टर्स उनको बताते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला विज़िट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम उनकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासाउंड, जिसको हम डेटिंग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि समटाइम पेशेंट्स को अपनी डेट से याद नहीं होती या उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, जिसकी वजह से हमें ये होता है कि अच्छा, अगर ये पेशेंट्स अब रेगुलर पीरियड्स नहीं जानते तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ऐसा ना हो कि हम इनको जल्दी या देर से डिलीवर करें और कोई बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो। इस लिहाज से फर्स्ट 3 मंथ्स में डेटिंग अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके 6 वीक्स में या 1 मंथ में एक विज़िट करें और 20 वीक पे एक एनॉमली स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे के एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट डिटेल स्ट्रक्चर्स पे अपना आउटपुट दे देता है कि ये क्या है, इनपुट देता है कि क्या उसमें कोई एनॉमली तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे अगर खुदा ना खास्ता उनमें कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी मिल जाए जो कंपैटिबल विद लाइफ ना हो, तो हम 20 वीक पे उसको टर्मिनेट करने का मशवरा दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये आप नहीं करवाते तो एट टाइम्स ये प्रॉब्लम्स मिस हो सकती हैं और फिर 9 मंथ के बाद बाज़ का माँ ने इतना लंबा सफ़र किया, उस बच्चे को पैदा किया और उसके बाद पता चला कि ये बच्चा कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, तो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक, नॉट ओनली फॉर द मदर बट फॉर द फैमिली एज वेल एज फॉर द डॉक्टर एज टाइम। और थिर्डली आप फिर उसके बाद अपने रूटीन के एवरी 3 मंथ्स हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर ज़रूर चेक होने चाहिए ताकि पता चलता रहे कि क्या सूरत हाल चल रही है। आपके 20 वीक के बाद अराउंड 7-8 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड और फिर एक लास्ट ट्राइमेस्टर में, मेरा ख्याल है प्रेगनेंसी में ये 4 अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन मिलती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे शुगर है या डायबिटीज़ है, उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ऑफ द पेशेंट डॉक्टर कैन सजेस्ट मोर अल्ट्रासाउंड्स अगर उसको ज़रूरत लगती है। अदरवाइज़ ये 4 काफ़ी हैं और पेशेंट के विजिट्स 4, 5 या 6 जो डॉक्टर उसको समझाता है कि कितने देर बाद आना है, वो काफ़ी है। या मंथली एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है। जो चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने मेंशन की हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कोई मैसेज देखने वालों को अगर आप देना चाहें? मुझे ये लगता है कि देखें, जब कोई एक माँ प्रेग्नेंट होती है या बच्ची प्रेग्नेंट होती है, उसको बहुत ज़्यादा मोरल, सोशल और हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक उसके लिए एक ऐसा सफ़र है जो उसने पहले कभी नहीं किया, या अगर उसने पहले किया भी है तो हर सफ़र की कहानी पहले से फ़र्क हो सकती है। और उनको अपने हस्बैंड्स की सपोर्ट चाहिए, उनकी अपनी फैमिली की, इन लॉज की सपोर्ट चाहिए, और ये अगर हम सारे मिल के उस बच्ची को सपोर्ट करें तो वो एक अच्छा आउटकम दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी बेबी, एंड दैट हेल्दी बेबी विल डेफिनेटली एड हेल्दी एडिशन टू द सोसाइटी एंड द नेशन। तो सो मेरा कहना ये है कि बच्चियाँ जो है उनको हमें अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, उनकी डाइट का बाकी लोगों से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उनको मोरल एंड सोशल हर तरह की सपोर्ट देनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जो कि हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं। नो डाउट बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, लेकिन आप जहां पे बहुत सारी हज के लिए प्लानिंग करते हैं, एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर भी जाते हैं, शायद बहुत सारे लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना भी चाहते हैं। सो आज हम आपको बता देते हैं कि जी अगर आप हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं तो वो जो फ़र्स्ट एड के तौर पे कुछ सामान कहा जाता है आपके पास, वो क्या क्या कुछ होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ जो है वो हजाज कराम को वहाँ जाकर हेल्थ रिलेटेड फेस करने पड़ सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर, पहले से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं उनके लिए केयर क्या है, ये कुछ चीज़ें हम आज के शो में शामिल करेंगे। डॉक्टर इमदाद अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ICU स्पेशलिस्ट हैं। और इनके बारे में मैं ये भी आपको स्पेशली बताती चलूँ, हज मेडिकल ड्यूटी भी ये सर अंजाम दे चुके हैं 2011 में, साथ ही साथ हुज्जाज मेडिकल मिशन मक्का में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। यानी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से इस हवाले से भी इनका है। डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन हाजियों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया, तो ये हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो जो फर्स्ट एड किट के तौर पे हम कहते हैं कि अगर आप हज करने जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, उसमें बुनियादी चीज़ें क्या हैं? ज़रूर। इस स्पेसिफिक बात का जवाब देने से पहले ना मैं 2 नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके तवज्जो से तमाम हुज्जाज कराम के इल्म में लाना चाहता हूँ कि जब मैं 2011 में हज मिशन पे गया तो वहाँ जो चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि एक गलतफहमी ये होती है कि हुज्जाज ये समझते हैं कि हम आ गए हैं अल्लाह के घर में, अब हमें कुछ अल्लाह ही शिफा देने वाला है, दवाइयों की क्या ज़रूरत है। तो जब मेरे पास मैं फील्ड हॉस्पिटल में था, जब मैं सेंट्रल अस्पताल में था, जब मैं पूछता था भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, या आपको क्या मसला हुआ, दवाई ले रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? जी अल्लाह के घर आ गए हैं तो अब तो वैसे ही शिफा हो जानी है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि अल्लाह के घर में आप गए हैं, अल्लाह ने मौका दिया है, इसको बतरीके एहसन गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि दवाई हमारे थोड़े नफ्सियात का इशू भी होता है, हम मेंटली तौर पर अगर रिलैक्स होते हैं तो शायद कुछ ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन चूँकि ये इलनेसेस ऐसी हैं कि जिसके लिए दवाई ज़रूरी है जी, और अगर दवाई नहीं होगी तो फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, और अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है तो चाहे 45 दिन का सऊदी अरब में क्या है, 22 दिन का क्या है, अगर हज के वो 5 दिन अच्छे नहीं गुजरे बिल्कुल तो सारा सफ़र तो गया ना। बिल्कुल। और हज के वो 5 दिन के जो मनासिक हैं वो एक सेहतमंद जिस्म ही अदा कर सकते हैं। बिल्कुल आपने और ऐसा भी हुआ वहाँ पे मैंने जब देखा कि बहुत सारे हुजाज थे जो किसी वजह से जब ये बीमार पड़ गए तो अपने कमरों में रह गए, वो अरफात में जा ही नहीं सके, वो मिना के अंदर पहुँच नहीं सके। तो इसलिए ये पहली जो बात बड़ी ज़रूरी है कि इस गलतफहमी का अज़ाला कि अल्लाह के घर में पहुँचे हैं, शुक्रगुजारी करें, लेकिन दवाई मामूल से जारी रखें। दवाई मामूल से रखें। आपको अपनी कंडीशन का पता है, उससे रिलेटेड हाँ। सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से मिल के जाएँ, बिल्कुल उनकी रिकमेंडेशन। हाँ, अब आते हैं फर्स्ट एड किट के हवाले से। फर्स्ट एड किट की जब बात करते हैं ना तो उसमें वहाँ पे रहते हुए ना 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है। सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ पे हीट, गर्मी बहुत है, गर्मी का मौसम होता है, और हज के जो 5 दिन है ख़ास तौर पे, और उसके अलावा जब ज़ियारत करनी है या इवन के हरम में मौजूद हो और हमने तवाफ़ करना है, गर्मी काफ़ी होती है, पसीना आता है, तो हीट स्ट्रोक होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि पाकिस्तान से ही जाने वाले हुजाज अपने लिए छतरी लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये तखसीस ख़वातीन के लिए नहीं है, जो मर्द हज़रात हैं जिनके साथ बच्चे हैं वो भी लेके जाएँ, ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग हैं जो 50 ईयर प्लस हैं वो लाजमी अपने छतरी का एहतमाम करें ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। दूसरी जो अहम बात है वो फर्स्ट एड किट के अंदर ना वो माइनर इंजरीज जो है, छोटे छोटे ज़ख्म है, उसके ऊपर पट्टी मरहम का इंतजाम ज़रूर, पॉलीफेक्स है, पायोडीन है, गॉज सिंपल जो ज़ख्म की सफाई के लिए ज़रूरी है, ये इंतहाई अहम चीज़ है। कदम कदम पे इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। ख़ास तौर पे हज के जो 5 अयाम होते हैं, ऐसी धक्कम पेल होती है, पाँव पे पाँव चढ़ता है, बड़ी मुश्किल आ जाती है। इसके अलावा जो और चीज़ें ज़रूरी वो है कि आपके पास ना दर्द की दवाइयाँ, पैनाडोल है, प्रोवैस है, ब्रूफन पॉन्स्टॉन के हवाले के थोड़ी सी एहतियात है कि कम से कम इस्तेमाल करें। दर्द की दवाइयाँ अगर पास हों तो वो जो थकावट होती है, दर्द होती है, जिससे इंसान ज़रा सुस्ती का हाल में जाता है, तो वो साथ मौजूद हो, वो फिर एक्टिव हो जाता है और फिर वो खुश असलूबी से अपने जो है फ्राइज़ जो है ना वो अंजाम करते हैं। इसके अलावा चूँकि वहाँ पे बड़ा ही कॉमन है हाजी कफ कि खांसी शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है और उसके साथ जो है ना चिंकें आती हैं। अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस करके आते हैं उम्रा या हज करके, वो भी कहते हैं कि वहाँ पर जाके सबसे पहला इशू ये हो जाता है। बिल्कुल, जब वापस आते हैं, वापस आके उनके क्या मसाइल है उस पर भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब वापस आते हैं तो फिर वो हमारे पास एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मिल जाते हैं ना कि डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हो रही, बुखार ठीक नहीं हो रहा, सांस ख़राब हो गया, क्या करें। तो जहाँ तक फर्स्ट एड किट की बात है, फर्स्ट एड किट के अंदर जो है ना स्ट्रेप्सिल्स जो है, लुजेंजीज जो है, ये ज़रूर हो कि आप वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो चूसते रहें, इससे गला साफ़ रहेगा और आपको गले की ख़राबी का मसला पेश नहीं आएगा। इसी तरह एक और जो बड़ी अहम बात है ना वो ये है कि जिल्द के मसाइल, गर्मी होती है, पसीना बहुत आता है, स्किन फोल्ड्स यहाँ वाले जितने भी स्किन फोल्ड वहाँ पे पसीने से ना फंगस ग्रो करता है। जब फंगस ग्रो करता है तो वो खारिश होती है। उसके अलावा फिर पाँव की जो उंगलियाँ, पाँव की उंगलियों के जो दरमियान की जगह में जब फंगस ग्रो कर जाता है तो बड़ी उलझन और परेशानी होती है, फिर वज़ू भी करना होता है। तो मैं ये तजवीज़ करूँगा कि फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो है ना फंगस की जो दवाई ना एंटी फंगल जिससे ट्रेवोजेनिक क्रीम है वो ज़रूर कैरी करें साथ, वो बड़ी हेल्प करेगी इस स्किन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ये कॉमन चीज़ें। इसके अलावा कॉमन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं अमूमन सेफ्सपैन है, याजोमैक्स है, ये 2-3 कोर्सेज साथ लेके जाने चाहिए। इसी फर्स्ट एड किट का ही ज़रूरत होना चाहिए आपकी वो रेगुलर मेडिसिन, जो डायबिटिक पर्सन है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या उसके साथ उसको कोई एज़मा का प्रॉब्लम है, वो अपने ये अद्वियात साथ लेके जाए। और यहाँ मैं एक अहम बात बताना चाहूँगा कि ये तमाम की अद्वियात ना एक जगह पे ना रखें। कई दफ़ा सामान गुम हो जाता है,
हाँ, और कई दफ़ा जो है ना वो बहुत मिलता नहीं अच्छी चीज़ है। आपने और फिर चूँकि स्टे अगर 45 दिन का है तो तजवीज़ ये किया जाता है कि आप 60 दिन की 2 माह की दवाई लेके जाएँ। कई दफ़ा एक पैक कहीं गिर जाता है, गुम हो जाता है, तो एक तो सऊदी अरब में दवाई मुश्किल से मिलती है, वो फिर महंगी भी होती है, तो पाकिस्तान से लेके जाना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो वाफर मिकदार में हो, लेकिन 2 जगहों पर रखी हों, ताकि एक उस किट के अंदर और एक हाँ, आपके बाकी लगेज के अंदर ऑल्टरनेट भी, ताकि अगर वो गुम हो जाए तो आपके पास दवाई का दूसरा जो है ना पैकेट मौजूद हो, उसे खोल या फिर इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो। ये है फर्स्ट एड किट के हवाले से बात। सही सही। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, सो कुछ लोग उससे फेंट हो रहे होते हैं, उसमें अब आपने क्या सिर्फ पानी का इस्तेमाल ही रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पानी के इस्तेमाल के यहाँ तक ये बात है कि चूँकि वहाँ पे पानी और मशरूब, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते थे ना, बड़ी आसानी से मिलती है, पैसे भी कंपेरेबल हैं, तो अक्सर जो है ना खुजाज कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं इस ज़मन में सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पानी का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक एक तो चूँकि उसमें शुगर होती है, वो जो हेल्दी लोग हैं उनकी शुगर लेवल को भी बिल्ड करती है, उससे प्यास लगती है ज़्यादा, यूरिन ज़्यादा आता है। जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो फिर उनको अपनी जो इबादत के लिए जो वक्त टाइम है वो कम फिर मिलता है। तो सादा पानी का इस्तेमाल ही करना चाहिए, वही ज़्यादा जो है ना बेहतर है। और पानी बार बार इस्तेमाल करें। एक मोहतात अंदाज़ा है कि एक शख्स अगर उसका वज़न 50 किलो है तो उसको 30 से 40 ml पर केजी के हिसाब से, जिसका मतलब है कि 1.5 से 2 लीटर लिक्विड इनटेक उसका रोज़ाना होना ज़रूरी है। और अगर वो उस दिन तवाफ़ करने गया है, धूप ज़्यादा है, या हज के जो 5 दिन हैं, तो उसमें वो अपनी मिकदार को 1.5 गुना कर सकता है। सही। लेकिन ये है आम हेल्दी बंदे के लिए, जिनको पहले से शुगर है या ब्लड प्रेशर है या किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कोटा जो पानी का वो उनका मॉलिज तजवीज़ करेगा। ये जनरल हदायत है जो कि हीट सिंकपी या हीट स्ट्रोक उससे बचने के लिए जो है ना हम तजवीज़ करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, आपने कहा कि वापस आपके भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस तरह की होती है, फिर आप क्या रिकमेंड करें? बिल्कुल। अक्सर चूँकि वहाँ पे 30-40 दिन का क्याम होता है, अक्सर हुजाज का करीब रहते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं, तो टीबी इज़ ए वेरी कॉमन। तो हज से वापस आने वाले जो लोग होते हैं उनमें टीबी अक्सर मिलता है। तो अगर कोई हज से वापस आया है और उसके अंदर खांसी है तो उसे अपने टीबी के लिए चेकअप जरूर कराना चाहिए। दूसरा, फिर उसके साथ जो गला ख़राब है, गला ख़राब के साथ जो है ना साइनोसाइटिस के मसाइल होते हैं, वो तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन टीबी पे नज़र रखनी चाहिए, ये कॉमन एलिमेंट है। सही। सो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? जी, मैं जैसे पहला मैंने अर्ज़ किया कि ये गलत फहमी कि अल्लाह के घर में आ गए हैं और अब हमें ज़रूरत नहीं है दवाई की। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दवाई वहाँ पे रेगुलर लेनी है, और दूसरा वहाँ ओवर एग्जर्ट नहीं करना। अगर 40 दिन का क़याम है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो 5 दिन आपके हैं ना, जिसमें आपने असल हाज के अरकान पूरे करने हैं, उस 5 दिन में असल जो आपने कोशिश करनी है उसके लिए अपने आप को बचा के रखना है, महफूज करके रखना है। आपने शुरू के दिनों में शौक के अंदर जो है ना ज़्यादा थक नहीं जाना कि उस दिन आप जो है ना परफॉर्म ना कर सके। सही। ये इसी पैगाम के साथ जो है ना मैं अपनी गुफ्तगू। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सोशल मीडिया पे भी आपको ये मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।